मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 7 राजकुमारी एक शूरवीर की भर्ती करती है नायिका के हरम वाली खलनायिका राजकुमारी एक शूरवीर की भर्ती करती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। नमस्ते, मेरा नाम डिक्सी ब्राउन है और आप? एमिलिया ने उसका दोस्ताना हाथ मिलाना स्वीकार कर लिया। मेरा नाम एमिलिया वाइट है, लेकिन आप मुझे एमिली कह सकते हैं। पहले तो लड़की को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन फिर उसका पूरा नाम उसके दिमाग में दर्ज हो गया। ओह एमिली, मुझे मत बताओ कि तुम प्रसिद्ध व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन की सबसे छोटी बेटी हो। एमिलिया ने शर्माने का नाटक किया। ओह, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। क्या तुमने मेरे बारे में पहले सुना है? डिक्सी ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में हल्का असंतोष स्पष्ट था, हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह असंतोष उसकी ओर लक्षित था। इस बारे में चिंता मत करो एमिली, मैंने अभी कुछ बेवकूफ़ों से व्हाइट डियर की अनमोल राजकुमारी के बारे में सुना है। आखिरकार तुम्हारा परिवार काफ़ी मशहूर है। डिक्सी को अपना नाम डैनियल या कुछ ऐसा ही याद नहीं था, लेकिन शुक्र है कि वह इतनी समझदार थी कि उसे ये समझ में आ गया कि एक श्वेत परिवार की लड़की जो इंपीरियल अकादमी की क्लास एस में पढ़ सकती है, वह शायद केवल वह ही हो सकती है। एमिलिया ने अपनी छाती थपथपाई, मानो राहत महसूस कर रही हो। ओह ठीक है, इससे मुझे थोड़ी राहत मिली है। मुझे लगा कि तुमने कुछ बुरा सुना है और मुझे गलत समझा है। मुझे दुख होगा अगर स्कूल में मेरी पहली मुलाकात जिस व्यक्ति से हुई, वह मुझसे नफरत करने लगे। डिक्सी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ कि वह समय रहते अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाए। शुक्र है कि उसने लड़की के सामने गंदी अफवाहों का खुलासा नहीं किया। क्या आप पहले कभी स्कूल नहीं गए? एमिलिया ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे घर पर हमेशा प्राइवेट ट्यूटर आते रहते हैं। क्या आप पहले भी किसी स्कूल में गए हैं? डिक्सी ने आंखें घुमाईं और मन ही मन सोचने लगी कि उसके परिवार ने उस बेचारी लड़की को आश्रय देने और उसे अलग थलग रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हर कोई पहले स्कूल जा चुका है एमिली। बहुत कम लोग घर पर ही पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कोई निजी कारण हो या उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता हो। ओह एमिली, मुझे मत बताओ कि तुम बहुत होशियार हो। एमिलिया ने अपना सिर झुकाया, मानो उत्सुक हो। मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्मार्ट दिखती हूँ? उस पल में उसकी बच्चों जैसी मासूमियत ने डिक्सी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। छोटे बालों वाली लड़की अचानक स्टील पाइप की तरह सीधी होने पर खुश हो गई, या शायद उसे अपने नए दोस्त पर बहुत ज़्यादा क्रश हो गया था। ध्यान से सोचने पर उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि यह सोचना उसकी मूर्खता थी कि एमिलिया को विशेष ट्यूशन की आवश्यकता होगी क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली या कुछ और थी। अधिक संभावना है ये बिल्कुल विपरीत था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम स्मार्ट दिखते हो, लेकिन सच तो ये है कि इस स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों की तुलना में हम दोनों ही शायद समान रूप से मूर्ख हैं। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और फिर एक साथ जोर से हंसने लगे। एमिलिया इस समय कभी भी जीनियस होने का दिखावा नहीं करेगी। जीनियस होने की बात तो भूल ही जाए, दुनिया के बारे में उसके ज्ञान के स्तर को देखते हुए एक औसत इंसान होने का दिखावा करना भी मुश्किल था। उदाहरण के लिए लोहे के घोड़े वाली बात या उन कारों को ही लें। एमिलिया जानती थी कि उसे इस दुनिया में आम शिक्षा के साथ जल्दी से जल्दी तालमेल बिठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह सब सिंथिया की गलती थी कि उसने उसे पहले से ये सब नहीं सिखाया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानती थी। एट नॉवल बन एट। उसका सिस्टम उसके मन में गुस्से से चिल्लाया, मैं यह नहीं है।
और मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। सिंथिया को नज़रअंदाज करते हुए वह अपने विचारों में डूबी रही। वह कहाँ थी? अरे हाँ, मूर्ख लड़की होने का नाटक करना बेहतर था। आखिरकार उनका अपना आकर्षण था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना बहुत कठिन था जिसे आप मूर्ख और मासूम समझते थे। डिक्सी को पहले से ही ऐसा लग रहा था कि उसने एक करीबी दोस्त बना लिया है। वह पहले से ही उसी 3 सीटर बेंच पर मजबूती से जमी हुई थी, बावजूद इसके कि वह जीवन भर पहली बेंच पर बैठने के लिए अनिच्छुक रही थी। उसने मन ही मन ये तर्क दिया कि चूंकि यह निकास द्वार के सबसे नज़दीक की सीट है, इसलिए कक्षा में बिताया गया उसका कुल समय कम हो जाएगा। लगभग आधे घंटे तक छोटी छोटी बातें करने के बाद छोटे काले बालों वाली लड़की ने एमिलिया के सिर पर थपथपाते हुए आह भरी। मुझे कहना पड़ेगा, एमिली, यह अच्छी बात है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से छुपाया। एमिलिया ने मासूमियत से पलकें झपकाईं, उसके स्पर्श से उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन उसने अपने चेहरे पर असहजता नहीं दिखाई, क्योंकि इस व्यक्तित्व के साथ कुछ समय के लिए ऐसी चीजों की आदत डाल लेना बेहतर था। आप क्यों कहते हो कि? डिक्सी ने अपनी आंखें घुमाईं। क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो। अगर मेरे जैसे किसी के बिना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तो क्या हमारे घेरे में रहने वाली ये गंदी कुतिया ईर्ष्या के कारण तुम्हारे सुंदर चेहरे पर गंदगी नहीं मलेंगी? एमिलिया मुस्कुराई, मानो उसे बिल्कुल भी डर न लगा हो। ओह, वे डरावने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी रक्षा करोगे। छोटे बालों वाली लड़की ने अपने गालों को दबाया। बेशक, क्या मैं तुम जैसे बेवकूफ को अकेला छोड़ सकती हूँ? एमिलिया ने घमंड से कहा, जिससे डिक्सी स्पष्ट रूप से प्रसन्नता से उसकी ओर देखने लगी। हालांकि वह कुछ समय के लिए ऐसा दिखावा करेगी, लेकिन उसने हमेशा ऐसे ही रहने की योजना नहीं बनाई थी। एक बार जब वह उन चीज़ों को समझ लेगी जो उसे जानने की ज़रूरत है, तो वह अपनी असली क्षमताएं दिखाने पर काम करना शुरू कर देगी। एड्स बाय पप फ्यूचर। बेशक उस समय ये परिवर्तन अजीब न लगे, इसके लिए कुछ आधार तो स्थापित करना ही पड़ा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शायद तुमसे कहीं ज़्यादा होशियार हूँ। मुझे बस कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। डिक्सी बेकाबू होकर हंसने लगी और उसने उसकी पीठ पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह लगभग आगे की ओर गिर गई। तुम्हारी साधना पद्धति बहुत बकवास है सिंथिया। ये सामान्य लड़की मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। उसका सिस्टम उसके मन में गुस्से से चिल्लाया। मैं यह नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। तुमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। मुझे दोष देने से कम पहला चरण तो पार कर लो, ठीक है? तुम हमेशा मुझे क्यों धमकाते हो? वो शुक्र है कि डिक्सी ने उसे फिर से थप्पड़ नहीं मारा। शायद उसे भी थोड़ा पछतावा हुआ होगा जब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी जोर से मारा था। एहेहे, वैसे भी, भले ही एमिली किताबी होशियार हो, लेकिन तुम उन कुतिया की गंदी चालों को नहीं जानते। वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी बहुत गंदी अफवाह फैला देते हैं जिससे वे कभी मिले ही नहीं, और ऐसी अजीबोगरीब चीजें करते हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एमिलिया को थोड़ा गुस्सा आया। वह किन गंदी लड़कियों को नहीं संभाल सकती, भले ही उसने अभी अभी शुरुआत की हो। वह एक सिस्टम वाली खलनायिका है, ठीक है? जो लोग उसे कम आंकते हैं, वे जल्दी ही गंदगी का स्वाद चखेंगे। डिक्सी का मुंह खुद बहुत गंदा है। मुझे लगता है कि तुम मुझे परेशान करते रहते हो, छोटे बालों वाली लड़की ने व्यंग्य किया। मेरा मुंह गंदा हो सकता है लेकिन मेरा दिमाग साफ है। मैं तुम्हें चिढ़ा सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बस वो चीज़ें मेरे लिए छोड़ दो जिनमें सड़क पर चलने की ज़रूरत होती है।
चूंकि हाई स्कूल में मेरी पहली दोस्त तुम्हारी तरह एक लाडली राजकुमारी निकली, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बस इसे सहना होगा और तुम्हारी रक्षा खुद करनी होगी। अब एमिलिया की हंसी की बारी थी। उसने डिक्सी को उसी तरह जोर से थप्पड़ मारने की कोशिश की जैसे उसने पहले किया था, लेकिन दूसरी लड़की ने बिल्कुल भी नहीं हिलाया और उसकी अपनी हथेली में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और हंसती रही। आहा, ठीक है, तो ये राजकुमारी खतरे से बचने पर अपने शूरवीर को चूमकर धन्यवाद देगी। डिक्सी को लगा कि कुछ हुआ है। हालांकि एमिलिया को यकीन था कि वह सिर्फ उसे परेशान करने के लिए नाटक कर रही थी। वाह, क्या एक छोटी सी बिल्ली ने मेरी पीठ पर पंजा मारा है। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे हल्के से दबाया है। एमिलिया के उदास चेहरे को देखते हुए वह अंततः अपनी हंसी को रोक नहीं पाई और उसे आधे मन से सांत्वना दी। ठीक है, नाराज मत हो। अगर तुम इतनी नर्म खुरमा हो तो तुम्हें धमकाना बंद करना मुश्किल है, तुम जानती हो। यह अच्छी बात है कि मैं ही वह हूँ जिससे तुम सबसे पहले मिली, वरना कोई लड़का अब तक तुम्हारा फायदा उठा चुका होता। एमिलिया को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इसकी कोई परवाह है। क्या यह वाकई कोई समस्या है? डिक्सी ने अपना सिर हिलाया। अभी मेरे साथ नहीं। ओह, इससे मुझे याद आया, क्या आप ब्लैक टाइगर कॉरपोरेशन के वारिस को जानते हैं? एमिलिया ने उसे अजीब नज़र से देखा, जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि वह अचानक से ऐसी बात क्यों कह रही है। अमोस, हाँ, मुझे लगता है। वह अक्सर मुझे परेशान करने के लिए हमारे घर आता था। बहुत अजीब लड़का है। इससे डिक्सी के संदेह की पुष्टि हो गई और उसने खुद से वादा किया कि कम से कम अपने आसपास के लोगों को तो सच बताना ही होगा। साथ ही एमिलिया को भी चेतावनी देने की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने भी यही अनुमान लगाया था। वैसे भी बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। एमिलिया शरारती ढंग से मुस्कुराई। क्यों, मेरा शूरवीर ईर्ष्यालु है? डिक्सी ने सोचा, क्या ये लड़की स्टील पाइप मोड़ने की कोशिश कर रही है? खैर, दुर्भाग्य से उसके कोमल हाथों से ऐसा करना असंभव था। तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं गंभीर हूँ। कम से कम उसके आसपास तो सावधान रहो, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्यों, लेकिन वह बुरी खबर है। एमिलिया ने आज्ञाकारी होने का नाटक किया। ठीक है टिल्डा, चूंकि मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं सावधान रहूंगी। छोटे बालों वाली लड़की ने आंखें घुमाईं। पशश, अभी मैं ही तुम्हारी एकमात्र दोस्त हूँ, है ना? ओह, तुम मुझे बहुत दयनीय बना रही हो, डिक्सी। क्या मेरा शूरवीर उसकी राजकुमारी को और अधिक दोस्त बनाने में मदद नहीं करेगा? डिक्सी ने हंसते हुए कहा। उसके पास पहले से ही कुछ योजनाएं थीं। उसे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने हाई स्कूल शुरू करते ही बेटी पैदा कर ली है? डिक्सी के दिमाग में एक और भयानक विचार आया। मुझे मत बताओ, क्या ये शूरवीर और राजकुमारी वाली बात हमेशा के लिए चलने वाली है? मैं उसे कैसे रोकूं? एमिलिया, अब तुम सचमुच राजकुमारी और शूरवीर वाली बात में फंस गई हो, है ना? लेकिन मुझे लगता है किसी तरह तुम सचमुच राजकुमारी जैसा महसूस करती हो। बेशक उसने ऐसा किया। आखिरकार वह अपने पिछले जन्म में एक सच्ची राजकुमारी थी। मैं इसे एक तारीफ के तौर पर लूंगा। डिक्सी ने अपने कटे हुए बालों को एक झटके से हिलाया और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने का नाटक किया। राजकुमारी एक अपमान हो सकता है, आप जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता या जो खुद में ही मस्त है। एमिलिया को ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है।
मेरे लिए दोनों बातें एक हद तक सही हैं, है ना? इसे यूं ही स्वीकार मत करो। डिक्सी ने आह भरी, सोचा कि क्या उसने इस अजीब लड़की से जुड़कर कोई गलती की है। खैर, अब वह काफी फंस चुकी थी। यह एक बेचारे परित्यक्त बिल्ली के बच्चे को उठाने जैसा था। एक बार जब वह आपके हाथों में आ जाता है, तो उसे घर ले जाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद कभी कभी कुछ और छात्र कक्षा में आए और उनमें से अधिकांश एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए। जाहिर है, इस स्कूल में आने वाले इन उत्तराधिकारियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिभाओं द्वारा अपमानित होना नहीं था, बल्कि समान वित्तीय क्षमता वाले सहयोगी बनाना और प्रारंभिक अवस्था में ही संभावित कर्मचारियों की खोज करना था। एमिलिया का व्यवहार आमतौर पर उन छात्रों के प्रति गर्मजोशी भरा था जो उसके पास आते थे, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्ताना नहीं था। अब जबकि उसकी एक विश्वसनीय लड़की के साथ पहले से ही स्थिर दोस्ती थी, उसके तुरंत बाद दूसरों के करीब जाने की कोशिश करना वास्तव में उल्टा होगा। अगर कुछ भी हो, तो डिक्सी को लगेगा कि उनकी दोस्ती एमिलिया के लिए कुछ खास नहीं थी, और वह बाद में हमेशा और शूरवीरों की भर्ती कर सकती है। सिंथिया की करुण आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठी। तुमने उससे कहा था कि वह तुम्हें एमिली कहे, लेकिन तुमने मुझसे ऐसा नहीं कहा। एमिलिया ने हताश होकर एक गहरी सांस ली और सोचा कि सिंथिया की सोच कितनी अजीब थी कि वह सबसे अजीब चीजों पर अटक गई। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करता हूँ। तुम मुझे जो भी बुलाना चाहो, बुला सकती हो, है ना? हालांकि मैं निश्चित रूप से एमिलिया को किसी भी अन्य चीज से ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर ये तुम्हें बहुत परेशान करता है तो तुम मुझे हनी भी कह सकती हो। बेशर्म, कौन तुम्हारे जैसे मसालेदार को शहद कहेगा? ज्यादा मिर्च जैसा नहीं, तुम कड़वे तरबूज हो। सिनहपर्नी का पत्ता। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट। नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें। 2. समुद्र पर राज करें।